देख रहे हैं द तर्कस और आज हमारे साथ उपस्थित हैं झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय डॉक्टर पीके मिश्र जी। और आपने अभी पूरे देश का ध्यान आकर्षित किया है इस उद्देश्य को लेकर के कि गाँव का और जनजातीय समुदाय का उनका विकास, उनकी उद्यमिता, इस क्षेत्र में देश भर में जो लोग काम कर रहे हैं उन सभी का एक बड़ा आयोजन, राष्ट्रीय मंच यहाँ आयोजित किया और जिसमें जो चर्चाएं निकल करके आई हैं वह इस देश के लिए, पूरे समाज के लिए बहुत ही मंगलकारी हो सकती हैं। आपने इस नेक कार्यक्रम का जो आयोजन किया उस पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। उद्देश्य यही है कि हमारे देश के ऐसे युवा जो इस देश के नवनिर्माण में कुछ रुचि रखते हैं, ऐसे मनीषी जिन लोगों ने अपने जीवन भर काम किया है, उन सभी के बीच एक ऐसा समन्वय, संतुलन स्थापित किया जाए कि हम निश्चित तौर पर इस देश के उज्जवल भविष्य के लिए जिसकी ज़रूरत है उस वहाँ तक पहुँच सकें। और इस काम को आपने किया है। मैं आपसे सीधे बात करूँगा। सर, आप अपने से अपना परिचय बता दें। मैं प्रोफेसर प्रदीप कुमार मिश्र हूँ। मैं यहाँ झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का कुलपति हूँ। इसके पहले मैं IIT BHU में प्रोफेसर था, केमिकल इंजीनियरिंग का हेड था और डीन ऑफ स्टूडेंट था। मैंने ज़िंदगी में बहुत से ऐसे काम किए हैं जो आप कह सकते हैं कि ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में नहीं होता। एक जो कंसेप्ट था लैब टू लैंड एंड लैंड टू लैब, इसके बारे में कभी लोगों ने सोचा ही नहीं था। लोग बार बार ये जरूर सोचते हैं कि लैब में जो तकनीकी विकसित है वो क्षेत्र में जाए, होता नहीं है। ज़्यादातर हम उधार की तकनीकी ले आते हैं और क्षेत्र में बेचते हैं। और दूसरा, जो लैंड पे एक्सपीरियंस से जो लोग काम करते हैं और जो वहाँ पर घटित होता है या बनता है या निर्माण होता है, उसको वापस में जब तक हम लैब में न लाएंगे, उसको तब तक हम टेस्ट नहीं करेंगे, वैलिडेट नहीं करेंगे, तब तक ज्ञान का यह अथाह भंडार सृजित नहीं होता। सृजन दोनों तरफ से होना चाहिए। हमने जो बनाया वो फील्ड में काम लायक है कि नहीं, फील्ड में जो अनुभव से आधारित बना वो वापस जब हम लैब में लाके वैलिडेट करते हैं तब होता है ये ज्ञान का निर्माण। तो भारत में वर्तमान परिस्थिति में ज्ञान के निर्माण में बहुत सी कमी आ गई। तो ज्ञान का मतलब क्या होता है कि ज्ञान केवल लैब्स में नहीं होता, इंडस्ट्रीज में नहीं होता, समाज में भी होता है और कृषि में भी होता है, खाद्य प्रसंस्करण में भी होता है। तो अप्रोच यही होना चाहिए कि जो लोग इंस्टीट्यूशन में हैं वो इंडस्ट्री और सोसाइटी से सीखे, सोसाइटी वाले इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूशन से सीखे। तो एक डायनेमिक्स बना रहना चाहिए। तो डायनेमिक्स कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया था। लोग अपने अपने बॉक्स में बंद थे और जब अपने बॉक्स में बंद होंगे तो वही होता है अपने मियाँ मिट्ठू, भैया हम जो जानते हैं वही बहुत है। तो एक बेकार का अभिमान होता है और ज्ञान का सृजन नहीं होता। तो जो गांधी जी का स्वराज था, ग्राम स्वराज की बात हो, या अगर हम धर्मपाल जी की ब्यूटीफुल ट्री पढ़ें, या जो भी हो, या तो अपने वेदों के समय से जाएं, तो क्या होता था, किसी भी विद्यालय में केवल शास्त्र शिक्षा नहीं होती थी, वहाँ शस्त्र शिक्षा भी होती थी, कृषि शिक्षा भी होती थी, वहाँ समाज में कैसे जिया जाए ये शिक्षा होती थी। तो समय आ गया है कि इस तरह की बातों को ध्यान रखा जाए और इसीलिए शायद ये ज़रूरत थी कि उस अकेलेपन को तोड़ा जाए और साथ में मिल के बैठा जाए और फिर सोचा जाए कि दिशा क्या है। सर, आप लीग से हट कर काम करने के लिए आपकी एक पहचान है राष्ट्रीय स्तर पर और आपने बहुत सारे इनोवेशन किए हैं। और जैसा कि हमने अभी 3 दिन की इस दिनचर्या में देखा कि ऐसे अनेकों नौजवान मिले जिनको आपने कहीं न कहीं उनको पुशअप किया है, उनको एक आपसे ताकत मिली है, ऊर्जा मिली है और वो अपने अपने क्षेत्र में कुछ बेहतर करने के लिए बिल्कुल निकल पड़े हैं और उम्मीद जग रही है कि एक आने वाला बेहतरीन भारत बनेगा। तो ऐसे जो आपके इनोवेटिव कार्य हुए हैं, नवोन्मेषी प्रयास हुए हैं, कुछ संक्षेप में, क्योंकि एक वीडियो में बहुत ज़्यादा आप नहीं बता पाएंगे, मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों के लिए कुछ थोड़ा एक झलक दिखाएं कि आपने अभी तक क्या किया और क्या चाहते हैं करना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, मैंने पहले कहा मैं केमिकल इंजीनियरिंग का टीचर हूँ, तो चाहता तो केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ा के संतुष्ट हो जाता, लेकिन हमेशा से ये सोच होती थी कि अब ये कर लिया तो अब नया क्या करें। तो इसी तरह 2006 के आसपास जब किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में उद्यमिता के बारे में सोचा नहीं जाता था, तो हमने सोचना शुरू किया और हमने बिजनेस इंक्यूबेटर का निर्माण किया। और उस निर्माण करने के पीछे यही उद्देश्य था, जब कोई भी छात्र किसी भी विश्वविद्यालय या विद्यालय में 4 साल का बिताता है तो क्या केवल डिग्री लेके जाए, अगर उसको कायदे से प्रयोग करे तो हो सकता है साथ साथ एक कंपनी भी ले जाए। इस कॉन्सेप्ट के साथ शुरू किया और सबसे पहले एक ज्ञानेंद्र पांडे थे 2011 बैच के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, जब उन्होंने गैसिफिकेशन से जो धान की भूसी से बिजली बनाने की शुरुआत की, तो शायद एक टर्निंग पॉइंट हुआ। जहाँ धान की भूसी फेंक दी जाती थी, लोगों को 4 रुपया 5 रुपया किलो वो मिलने लगा और बाद में बॉयलर्स में कहाँ यूज होने लगा। उसके बाद हमने देखा कि धान की भूसी जब जलती है और जब गैस मतलब बिजली बन जाती है तो जो राख बनती है उसका क्या करें। तो चलो इससे भी कुछ यूज करते हैं। तो राख से हमने पहले सीमेंट में मिलाने का काम किया कि उससे चलो कार्बन क्रेडिट अर्न होगी, लेकिन फिर बाद में समझ में आया कि जो ग्लास होता है जो हम खिड़कियों में लगाते हैं शीशा,
वो सिलिका सैंड से बनता है, और सिलिका सैंड से भाई बहुत ही हाई टेम्परेचर प्रेशर पे बनता है। तो मैंने कहा क्यों नहीं इस राख से उसे बनाया जाए, क्योंकि धान की भूसी में सिलिका बहुत होता है। तो उससे हम लोगों ने एकदम प्रेसिपिटेटेड सिलिका मिला, और हमारे 3 छात्रों को, ज्ञानेंद्र पांडे, सॉरी नॉट ज्ञानेंद्र पांडे, अभिषेक पांड्या, निखार जैन और तन्मय पांड्या, इन लोगों को जो है नेशनल अवार्ड, लॉकहीड मार्टिन अवार्ड मिला, और कई इंडस्ट्रीज में खुल गई। तो शुरुआत ऐसी होती है। फिर हमने देखा रिवर्स ऑस्मोसिस, पानी को शुद्ध करना जरूरी है, मजबूरी है, लेकिन आरओ में इतना ज़्यादा पानी वेस्ट होता है, उसमें इतनी ज़्यादा बिजली की खपत होती है, या उसमें मिनरल डिप्लीशन होता है, तो उस पर हमारा काम करना शुरू हुआ। तो नवीन कुमार और रोहित मित्तल दोनों हरियाणा के बच्चे थे, सिविल इंजीनियरिंग के, उन्होंने इस पर काम किया, उसमें अच्छी सफलता मिली। तो हर फील्ड में आप देखेंगे, चाहे टेक्नोलॉजी की बात फील्ड हो, चाहे फार्मेसी टेक्नोलॉजी की फील्ड हो, चाहे सोशल सेक्टर हो, यहाँ तक कि किसानी में भी जो लोग अच्छा कर रहे थे, हमने कहा उनको भी जोड़ा जाए, उनके काम को भी इम्प्रूव किया जाए। और फिर आके भी वही रफ्तार स्कीम आया मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर का, तो क्षेत्र के लोगों को ढूंढ ढूंढ के जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको सपोर्ट किया जाए। तो उसमें भी इनोवेशन को हम लोगों ने बहुत बड़ा बढ़ावा दिया। तो एक कहने का मतलब कि उद्यम के प्रॉब्लम को सॉल्व करना, समाज के प्रॉब्लम को सॉल्व करना, और कृषि के प्रॉब्लम को सॉल्व करना। बहुत से ऐसे एग्जाम्पल हैं। रीठा से बढ़िया डिटर्जेंट बन सकता है। हम बहुत दिनों से यूज करते थे हमारे लोग, लेकिन अचानक छोड़ दिया और सिंथेटिक यूज करने लगे। बहुत पहले एक प्रचार आता था, इसमें लैब है, लीनियर अल्काइल बेंजीन। अब लैब तो इतना ज़्यादा खतरनाक है कि जब वो जाएगा पानी के सोर्स में तो पानी को खराब करेगा। फिर हुआ कि एंजाइम बेस्ड यूज करे, अरे भैया क्यों नहीं एकदम नेचुरल करते हैं। तो रीठा बेस्ड भी डिटर्जेंट बना सकते हैं। कोरोना टाइम में इतने ज़्यादा इक्विपमेंट हमारे छात्रों ने बनाए जो जरूरी था। तो ये इनोवेशन इस तरह के होते रहते हैं। फिर जैसे सब्जी और फलों को कैसे धोएं, ये बड़ा कठिन काम था कि उससे न कोरोना का इन्फेक्शन हो जाए। तो दिनेश मंत्री मेरा एक स्टूडेंट था, उसकी सहायता से हम लोगों ने उसको धोने के लिए बढ़िया चीज़ बनाया। तो जहाँ मैं तो छात्रों से यही कहता हूँ कि भैया समाज की समस्याओं को देखिए, और देखिए कौन सी समस्या आपके दिल के करीब है, और उस समस्या पर काम करना शुरू करिए। इस तरह भारत का निर्माण होगा और भारत की समस्याओं का समाधान। मुझे आप पे दिख रहा है कि हमारे तमाम व्यवस्था और तमाम प्रयासों के बावजूद अभी कुछ ऐसे कोने बच जाते हैं जिनके साथ हम न्याय नहीं कर पाते, और आपके प्रयासों में उस सबका समन्वय एक दिख रहा है। बहुत अच्छी बात लग रही है। और विभिन्न विचारधारा के लोग जो कुछ इस देश को रचने गढ़ने में तत्परता से काम कर रहे हैं, आपका सबसे तार जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। यह भी बहुत बड़ी एक संभावना दिखती है आपके प्रयासों में। और आपकी बात से भी एक याद आ गई कि आजमगढ़ में एक नौजवान चंद्रभान यादव है, उन्होंने अपने भट्ठे में सरसों की भूसी का इस्तेमाल करके ईंटे की क्वालिटी को बहुत बेहतरीन बनाया है। उसका रंग और उसकी आवाज़ टनक बड़ी ज़बरदस्त है। तो मुझे लग रहा है कि आप जैसे लोगों से उनको भी मैं जोड़ूंगा कि वो क्या कर रहे हैं और आपसे और अधिक क्या सीख सकते हैं। सर, ये भी जानना चाहता हूँ कि आप इतनी मेहनत करते हैं, इतना काम करते हैं, तो आपके निजी घर परिवार जीवन संगिनी, उनका कितना सहयोग मिल पाता है? क्या कभी झड़प भी होती है इसको लेकर के कि आप पूरा समय इतना ज़्यादा लगाते हैं? लोग तो नौकरी करते हैं 10 से 4। ऐसा कभी हुआ नहीं। अभी हमारा भाग्य हो सकता है कि घर संभालने के लिए पत्नी अच्छी मिल गई, और घर क्या पूरा खानदान रिश्तेदारी सब संभाल लिया, और मुझे फ्री कर दिया कि जाओ तुम समाज में काम करो। तो कभी ऐसा हुआ नहीं। जैसे रांची आए हुए हमें तो 3 महीने हो गए, लेकिन परिवार शायद 1 महीने पहले आया, और मुझे एक दिन भी फुर्सत नहीं मिली कि उनको लेकर मैं मंदिर भी चला जाऊँ। तो इसका कोई दुख नहीं होता। कभी कभी समय मिलता है तो हम लोग साथ जाते हैं, लेकिन उनको पता है कि उनका क्या ड्यूटी है और समाज में उनका क्या कर्तव्य है, हमारा क्या कर्तव्य है। कभी द्वंद्व हुआ नहीं। अच्छा ही है। आप काशी की धरती से हैं, वाराणसी की धरती से हैं, जो पूरी दुनिया में विश्व की एक तरह से सांस्कृतिक राजधानी, या कई बार उसको धर्म की जन्मभूमि भी लोग कहते हैं। आप वहाँ से, आपका अपना कौन सा गांव है, कहाँ के रहने वाले हैं? दर्शकों को थोड़ा जानकारी मिले। देखिए, हम बनारस के एकदम ओरिजिनली रहने वाले हैं। चिरई गांव ब्लॉक में जालूपुरा बिशनपुरा हमारा गांव है। बिशनपुरा गांव, जालूपुर पोस्ट ऑफिस, चिरई गांव ब्लॉक, चौबेपुर थाना, बनारस। और रथ यात्रा के पास पूसा गुप्ता नर्सिंग होम के पास प्लॉट नंबर 16 गिरिनगर एक्सटेंशन कॉलोनी मेरा अपना मकान है। मैंने बीटेक रुड़की से किया, IIT रुड़की से, एमटेक IIT बॉम्बे से किया, PhD वापस आगे BHU से किया। मैं पहले इंडस्ट्री में नौकरी करता था, लेकिन पिताजी की इच्छा हुई कि कोई एक लड़का घर वापस आए। जब उन्होंने फ़ोन पे हमें सूचना दिया तो मैं उसी दिन इस्तीफ़ा दिया। बॉम्बे से रिजर्वेशन कराने का भी वेट नहीं किया, बल्कि महानगरी में जनरल कंपार्टमेंट में बैठ के घर वापस आ गया, और फिर BHU में मैंने PhD ज्वाइन किया। स्थिति बीच में ऐसी बन रही थी कि फिर नौकरी नहीं लगेगा, वापस इंडस्ट्री में जाना पड़ेगा। बड़ी लंबी कहानी है, उसको तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन नियति को मंजूर था। तो मैं 31 जनवरी 97 से IIT BHU में टीचर हो गया। फिर धीरे धीरे 2010 में प्रोफेसर हुआ, 2016 में हाईएस्ट एकेडमिक ग्रेड प्रोफेसर हुआ, जो जल्दी लोगों को कम मिलता है। हेड भी हुआ, डीन भी हुआ, आज वाइस चांसलर भी हूँ।
अभी 9 साल रिटायरमेंट के बचे हैं, भगवान की इच्छा होगी तो कुछ और करेंगे। लेकिन कुल मिला के यही है कि अच्छा करिए जितना हो सके। तो मैं भी यही सीख के सरकार के माध्यम से लोगों को जोड़ता हूँ, अपने माध्यम से जोड़ता हूँ, और जो अपना पर्सनल भी जो कमाई है उसके माध्यम से भी 3 आश्रम हम लोगों ने बनारस में शुरू कर दिए हैं। एक गांव पर, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट होता है कि मेरा गांव मेरा तीर्थ, वहाँ पर भी कुछ होना चाहिए। एक रामनगर में शुरू किया है काशी कथा आश्रम, और अभी एक चुनार के पास हम लोग जगह ले चुके हैं, वहाँ बनवाना है। तो उद्देश्य यही है कि ज़िंदगी बीते तो कुछ न कुछ बच्चों के साथ बीते, अंत तक उन्हीं के बीच रह जाए। एक चीज़ मुझे आपने एक खूबी दिखी कि इतने अधिक लोगों के साथ इतना गहरा संबंध, और मुझे तो सैकड़ों लोग दिखे कि जो आपसे निजी तौर पर इम्प्रेस हैं, और ये इस तरह का, और आपका उनके साथ इतना बढ़िया निभता है, आप उनको कितना कैसे समय दे पाते हैं, सारे लोगों को मेंटेन रखते हैं, आपसे बहुत लोग प्रभावित हैं, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और आप जो अभी अभियान हुआ, जो ये आयोजन हुआ, ये तो एक लोक तीर्थ जैसा वातावरण सृजित किया है, और बड़ी संभावनाएं हैं। और मैं समझता हूँ कि हर चिंतनशील और जिसको देश से प्यार है, लोगों से लगाव है, उस सब की मंगल कामनाएं आपके साथ अत्यधिक ही होंगी, इसकी पूरी उम्मीद करता हूँ। सर, आजकल पहले जो वाइस चांसलर हम लोग कहते हैं, तो शायद अब कुलपति कहा जाता है, तो इंग्लिश में वाइस चांसलर ही चलेगा अभी कि? हाँ, वही चलेगा। अच्छा, क्योंकि चांसलर को कुलाधिपति कहते हैं जी, वाइस चांसलर कुलपति होता है, प्रो वाइस चांसलर कहते हैं तो उप कुलपति हो जाता है। अच्छा, तो ये संशोधन हुआ है, हमारे दर्शकों के लिए भी जानकारी जरूरी थी। तो सर, आपकी ये जो सोच इस तरह की आई, एकदम इनोवेटिव, और इस देश के गांव, गरीब, किसान, जानवर, जंगल, जमीन, इन सारे मुद्दों से जुड़ाव, कुछ उसके पीछे कहाँ से आप प्रेरित हुए, कैसे इम्प्रेस हुए? कोई अब ये कह सकते हैं कि एक तो संस्कार का बहुत बड़ा रोल होता है। पिताजी पीडब्ल्यूडी में इंजीनियर थे, पूरी ज़िंदगी 40 साल नौकरी की, और 40 साल नौकरी करने के बाद उन्होंने मुश्किल से 3 कमरे बनवाए थे। तो कई लोग उनके साथ वाले कहते थे, यार कैसे इंजीनियर हैं, हमारे तो 6 मकान हैं, हमें कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा शायद मैंने अपने बच्चों को संस्कार दिया है, वो दूसरी कमाई है। प्लस एक हुआ कि जब मैं बहुत कम पैसे में जिया, मैं क्विंस कॉलेज में इंटरमीडिएट में पढ़ता था, मुझे याद है कि जो स्कूल ड्रेस पुरानी हो जाती थी उसका बाँह काट के हाथ बना लिया और जी लिया। तो उसने ये सिखाया कि यार इतने कम पैसे में इतने बढ़िया से जिया जा सकता है, तो अगर आपको कुछ ज़्यादा मिलता है तो आप बांटिए। तो उस भावना ने थोड़ा प्रबलता दी कि भाई इस समाज में बहुत लोग बहुत ही बुरी स्थिति में हैं, तो हम सब केवल अपने लिए जिएंगे तो बहुत बुरा होगा। और साथ में कुछ अच्छे लोग मिलते गए, ये बहुत बड़ी चीज़ है। कुछ लोग मिलते गए जिन्होंने रास्ता दिखाया, और सीखने की एक ललक थी। जैसा मैंने कहा ना कि अब प्रोफेसर एस एन उपाध्याय हैं, तो उनसे मैंने अगर रिसर्च करना सीखा, तो प्रोफेसर एस के तिवारी हैं, उनसे मैंने एडमिनिस्ट्रेशन सीखा, तो रामजी अग्रवाल से कुछ सीखा, तो बनर्जी से कुछ सीखा, हर आदमी से कुछ सीखा। एकलव्य की तरह मैं हमेशा लोगों से यही कहता हूँ कि जिसमें जो अच्छाई दिख जाए उससे वो ले लो, इससे क्या होगा, तुम्हारा परिष्करण होगा। और समाज में इतने अच्छे लोग हैं, ऊपर टॉप पे देखने की जरूरत नहीं, साधारण आप देखिएगा। ऐसे सुल्तानपुर में से 7-8 साल पहले जयसिंहपुर से एक बाबा जी का फ़ोन आया और कहे, मिश्रा जी मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मुझे बड़ा आश्चर्य लगा, क्योंकि सुल्तानपुर से मेरा कोई मतलब ही नहीं था, कोई रिलेशन नहीं था। तो मैंने पूछा आप कैसे जानते हैं, तो उनका प्रतापगढ़ के कोई उपाध्याय जी बता रहे थे कि आप बड़े अच्छे आदमी हैं। तो मैंने कहा अच्छा, आप मिलना चाहते हैं तो आप नहीं आएंगे, आप गुरु हैं, मैं आपके पास आता हूँ। और जब मैं वहाँ गया तो देखता हूँ एक 40-45 साल का साधु भिक्षा मांग के एक इंटर कॉलेज चला रहा है और हॉस्पिटल चला रहा है। तो मुझे लगा यार हर आदमी कुछ कर सकता है। उस दिन मैंने उनको गुरु माना। बहुत से ऐसे लोग मिले और उन्होंने कहा था कि यार जहाँ अच्छा न लगे वहाँ रहना चाहिए, इससे कि तुम उसे अच्छा बनाओगे। तो ये सोच, ऐसे जैसे संदीप देसाई की बात करूँ, दीपक बढ़िया से आप मिले, जनक दीदी से आप नहीं मिले, शायद अगली बार मिलेंगे। तो ऐसे बहुत लोग मिले जिन्होंने ये अपने जीवन को अर्पित कर दिया है। और मुझे यही लगता है ये इतनी गंदी दुनिया में अचल क्यों रही है, कुछ अच्छे लोग तो हैं। तो उन अच्छे लोगों से हमें सीखना पड़ेगा। प्रेरणा आपको पहले घर से मिलती है, माँ बाप से मिलती है। तो मैंने देखा माँ पिताजी कितने कम में पूरे गांव को समेट के रखते थे। पता चला बनारस में घर है और गांव के किसी आदमी की डिलीवरी होनी है तो बाकायदा आके हफ्ता मेरे घर रह रहा। तो उस कमी में भी अगर वो बेहतर लोगों को रख पाएँ तो एक पॉजिटिव मैसेज आता है और शायद वो सारे मैसेज और संस्कार हम लोगों को सही दिशा में ले गए। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि आप एक नई प्रौद्योगिकी का व्याकरण गढ़ रहे हैं, लोगों के दिलों को जोड़ने का, लोगों से तार जोड़ने का और लोगों के अंतर संबंधों को इतने जीवंत ढंग से इतने नए रूप में प्रस्तुत करना कि जहाँ जिसको हम समरसता कह सकते हैं, जिसको हम एक दूसरे के
बीच एक सुंदर तादाद में और समन्वय कह सकते हैं कि आपके, जिसको हम अटेंडेंट कहें या जो समाज में दूसरे शब्द दिए जाते हैं, परिचारक, सहयोगी और शब्द हैं जिनको शायद इनके साथ बैठ करके उच्चारण करना भी नहीं आ रहा है मस्तिष्क में। तो सोनिया जैसी जो आपके कैंपस में सहायता करने वाले सहयोगी लोग हैं, तो उनके बच्चों तक का आपको नाम याद है। उनके साथ आप जब योगा का क्लास चलाते हैं तो लगता है कि एक प्यार कितना उदात्त हृदय है कि वही विराटता हमको सबको जोड़ पाती है, और एकात्म मानव का जो दर्शन है, जो सपना है, वो सारी चीज़ें यहाँ आपके छत्रछाया में साकार हो रही हैं। और हमें बड़ी उम्मीदें हैं कि यह प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय और आपकी वह प्रौद्योगिकी जो लोगों को जोड़ रही है, जो एक असली भारत के निर्माण के लिए निरपेक्ष भाव से सबके भीतर जो कुछ अच्छाइयाँ हैं उनको अपने तरफ आकर्षित करने की, इकट्ठा करने की और एकजुट, एक स्वर होकर के आगे बढ़ने की एक तैयारी है। उसके लिए हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं, आपके आभारी हैं कि आपने ऐसे आयोजन किया है और आप आगे भी करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप कुछ हमारे दर्शकों के लिए और भी कहना चाहते हैं तो संदेश बताएं। एक ही संदेश है कि प्राणी मात्र से प्रेम करो। मैं बार बार यही कहता हूँ। अपने परिवार में प्रेम तो खत्म होता जा रहा है, और मैं लंबी बात करता हूँ समाज से प्रेम करो, तो शुरुआत तो घर से ही होगी। तो छोटे छोटे विरोधाभास परिस्थितियाँ होती हैं, छोटे छोटे स्वार्थ के कारण हम लोग बहुत बड़ा प्यार खो रहे हैं। तो थोड़ा सा सोचें कि हमें जाना कहाँ है, मंजिल क्या है। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है, सबको पता है। एक अच्छी पिक्चर देखते हैं तो हर आदमी हीरो बनता है, लेकिन पिक्चर हॉल के आने के बाद बाहर वो फिर बुराई में फंस जाता है। तो कहीं न कहीं हमारा समाज और परिवार संस्कार नहीं दे पा रहा है। तो मुझे अपनी माताओं से और अपने होने वाले पिताओं या वर्तमान पिताओं से कहना होगा कि अपनी आदतों पर कुछ अंकुश डालो, कुछ संस्कार सीखो और सिखाओ, क्योंकि उसके बिना ये धरती चलने वाली नहीं है। तो धरती को धरती बनाए रखने के लिए ये होता है कि सारे विश्व की कल्याण के साथ हम कामना करें। हर प्राणी से हमें प्रेम होना चाहिए, बस इतनी सी भावना आ जाए। और आपने देखा होगा, आप कहते हैं कि इतने लोगों से आप कैसे होते हो। अरे हम जिससे मिलते हैं उससे प्रेम का संबंध बनाते हैं। तो जब तक वो तोड़ के भागता नहीं या कोई ऐसी परिस्थिति हो न जाए, तब तक हम किसी को छोड़ते नहीं हैं। तो लोग हमसे जुड़ते जाते हैं। तो आपने देखा विमल सिंह हैं, अवधेश दीक्षित हैं, गौरव केडिया हैं, दीपक गढ़िया हैं, कोई भी, अनूप गर्ग हैं, गौरव सिंह हैं, किसी का भी नाम लीजिए। ये कभी ऐसे जैसे आज आप हमसे मिले हैं वैसे हमसे मिले और हम लगातार एक साथी बन गए। और साथ क्यों छूटेगा, कौन सा ऐसा समस्या है। तो हम लोग जहाँ भी रहें अच्छा करें, एक दूसरे से नेटवर्क बनाए रखें, क्योंकि कब किसकी ज़रूरत हो आती है कोई पता नहीं है। तो 1 और 1 11, फिर 1111 तो हम मल्टीप्लाई करते रहेंगे। और यही है, बुरे लोग बड़े साथ जुड़ते हैं, अच्छे जल्दी जुड़ते नहीं हैं। तो अच्छों को जोड़ना है और आगे बढ़ना है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग ये मुहिम आगे बढ़ा रहे हैं। यूं ही लौ जलाते रहें कि रोशनी आए। आपसे मिलने पर, आप जैसे लोगों से मिलने पर एक लाइन मुझे अंत में जरूर कहना पड़ता है कि मंजिलें खुद ही कदमबोस हुआ करती हैं, हौसला चाहिए तूफानों से टकराने का, कदम चूम लेती है खुद आके मंजिल, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत न हारे। बहुत बहुत धन्यवाद कुलपति महोदय, आपने हमें समय दिया, बात किया। फिर आपसे मिलेंगे और फिर आपके जो अभियान है, जो प्रयास हैं, वो आगे और अधिक मजबूती के साथ भारत के सामने, दुनिया के सामने उभर करके आएंगे। फिर हम दर्शकों को बताएंगे। धन्यवाद।